नमस्कार, जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। मानवाधिकार आयोग डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को नोटिस भेजा गया है। एटा जिले में फर्जी मुठभेड़ मामले में ये नोटिस भेजा गया है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। एटा पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ में 10 लोगों को जेल भेजने का आरोप भी लगाया गया है। दरअसल मामले में डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को एनएचआरसी ने नोटिस भी भेज दिया है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि मानव अधिकार आयोग डीजीपी को नोटिस भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। निशांत राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ ही। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। निशांत, जानकारी दीजिएगा। मानव अधिकार आयोग को डीजीपी का नोटिस है, क्योंकि डीजीपी को नोटिस भेजा गया है और इससे ये कहा जा सकता है कि जो 10 लोगों को जेल भेजने का आरोप लगा है, बड़ा आरोप है। इस मामले में और बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। निशांत, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ पुलिस की कार्य प्रणाली सुधारने का दावा कर रहे हैं और तमाम बड़े अधिकारियों पर नकेल कस रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस के जो छोटे अधिकारी हैं इस तरीके के काम कर रहे हैं। एक ढाबे पे पुलिस के द्वारा खाना खाया जाता है। खाना खाकर पैसे मांगने पर विकलांग व्यक्ति की पिटाई करी जाती है। विकलांग व्यक्ति की पिटाई होने के बाद जो लोग वहां पर पुलिस को रोकते हैं, टोकते हैं या उन लोगों के साथ खड़े होते हैं, सभी लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। उसको मुठभेड़ बताया जाता है, उन पर तमाम तरह के धाराएं लगाई जाती हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। एक तरीके से पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेजों के राज वाली पुलिस का काम एटा पुलिस कर रही थी, जिसके चलते पहले तो बात वो तमाम अधिकारी सीधे तौर पर निलंबित किए गए, उन पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ अब मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। बिल्कुल निशांत, उत्तर प्रदेश की सरकार को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक है और ऐसे अगर मामले आते रहे, ऐसी खबरें आती रही, तो जाहिर सी बात है नुकसान तो तय है। निशांत, देखिए, कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठते रहेंगे सीधे तौर पर। और अगर ये ऐसी स्थिति बनी रही तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के जो तमाम दावे हैं उन दावों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मानव अधिकार आयोग डीजीपी को नोटिस भेज दिया गया है और बड़ी जानकारी इस वक्त की जो मिल रही थी। निशांत पूरी जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बात करेंगे संगम नगरी की, क्योंकि संगम नगरी से भी एक ऐसा मामला सामने आया जो चौंका देने वाला था। और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। प्रयागराज की संगम नगरी में खुलेआम संचालित है अवैध बस अड्डा। जो जानकारी मिल रही है, सिविल लाइन बस स्टैंड के पास यह अवैध बस अड्डा बना हुआ है और परिवहन विभाग को रोजाना लाखों के राजस्व का नुकसान इससे हो रहा है, जिससे चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि आरटीओ सिविल लाइन थाने की पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगा है। यानी खाकी एक बार फिर बदनाम हुई है और मिली भगत का आरोप लगा है, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन सवाल खाकी पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि संगम नगरी में अवैध बस अड्डे की खबर सामने आई और सिविल लाइन बस स्टैंड के पास ये अवैध बस अड्डा है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पुलिस की मिलीभगत से यह अवैध बस अड्डा बना और आरटीओ और सिविल लाइन थाने की पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं, वो हम आपको बता ही चुके हैं। फिलहाल आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस बस अड्डे की, क्योंकि अवैध तरीके से जो बस अड्डा बनाया गया उससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर बात करें इस अवैध बस अड्डे को लेकर, तो जिस तरीके से पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, अब जाहिर सी बात है इसको लेकर कार्रवाई की जानी है। संचालन के लिए हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से इससे रोक लगाई जाए। शासन प्रशासन से या परिवहन मुख्यालय से हम लोग जो है पत्राचार करते हैं, उस पर कार्रवाई ज्वाइंट चेकिंग की होती है। पूर्ण रूप से अभी नहीं लग पाया है, लेकिन हम लोगों का आगे भी प्रयास रहेगा कि अवैध संचालन बसों का रुक जाए, क्योंकि अवैध संचालन से परिवहन निगम को घाटा होता है, जो कि हमारे पेट्रोल में एक माइनस पॉइंट रहता है। वास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव इस वक्त, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अमित, जानकारी दीजिएगा। एक बार फिर खाकी बदनाम हो चली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुलिस की मिली भगत से अवैध बस अड्डा बसाया गया, लेकिन लोगों को खासी दिक्कत। कितनी कार्रवाई की जा रही है इस मामले पर? जी बिल्कुल, ये जो सिविल लाइन में बस अड्डा, अवैध बस अड्डा चल, ये आरटीओ और ये खुलेआम बस अड्डा चल रहा है जी। इससे रोज
बात की जाए 5 से 10 लाख रुपए का रोज राजस्व का नुकसान हो रहा है। परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हमने कई बार लेटर सिविल लाइन थाने, एसपी सिटी और आरटीओ को दिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ शिथिल रहता है। कार्रवाई कोई ऐसी नहीं होती है जिससे ये लगाम लग सके, क्योंकि कुछ दिन बाद ये छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो परिवहन का जो करते हैं, जो माफिया है, ये इनकी जो पहुंच होती है वो काफी ऊंची तक होती है, जिसके चलते ये लोग अपनी गाड़ियां जो होती है पैसा दे के छुड़वा लेते हैं, जिसके चलते ये जो वो लगातार यहाँ पे खड़ी रहती हैं। और जो डग्गामारी काम करते हैं यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो खुलेआम डग्गामारी कर रहे हैं। बस स्टैंड के गेट पे खड़े होकर जो सवारी होते हैं यहाँ से पकड़ के जाते हैं, प्राइवेट बसों में लेके जाते हैं, जो अवैध रूप से संचालित है। इसके अलावा साथ ही वहाँ पे 4 व्हीलर्स भी हैं, वो भी संचालित हो रही है, जिसकी संख्या सैकड़ों है, कई सैकड़ों होंगी जो बस। ये भी जानकारी मिल रही है कि इस पर पहले भी संज्ञान लेने की बात कही गई थी, लेकिन मामला कहीं ना कहीं दबा दिया गया था। क्या सच है क्या? जी बिल्कुल, ये संज्ञान में लाया गया था, क्योंकि आरटीओ के अधिकारी ने उन्होंने लिस्ट भी जारी की थी, लिस्ट जारी करके बस के नंबर्स तक दिए थे, लेकिन उसके बावजूद जो कार्रवाई की गई वो एक नगण्य के बराबर रही है, जिसके चलते ये जो परिवहन का जो अवैध कारोबार करते हैं, इनके जो हौसले हैं वो बुलंद है। उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब बसें नहीं मिलती है तो ये महंगे रेट पे लेके जाते हैं। जो यहाँ पे इसका पूरा जो नुकसान हो रहा है वो राजस्व का हो रहा है और पब्लिक का हो रहा है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय आरटीओ प्रयागराज और सिविल लाइन थाने की पुलिस को जाता है, क्योंकि इस तरह के जो खुलेआम, क्योंकि चंद कदम की दूरी पे पुलिस चौकी है, थाना है, और खुलेआम ये जो महात्मा गांधी मार्ग है ये सबसे पॉश इलाका माना जाता है प्रयागराज जिले का। यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे सारे जो वीआईपीज आते हैं उसी रूट से आते जाते हैं, और उसके बावजूद ये खुलेआम इस तरह से बस स्टैंड खुलेआम चलना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न प्रयागराज पुलिस और प्रशासन पे लगा है, और देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी तक कार्रवाई की बात की जाए तो कुछ नहीं, खुलेआम अभी भी इस समय सड़कों पे जो बसें हैं। लेकिन खबर ये भी है, क्योंकि अभी तो हम बस अड्डे का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन संगम नगरी में कुछ जमीनें ऐसी भी हैं जिस पर कब्जा किया गया है। अब उन सभी पर कार्रवाई करने की बात दरअसल कही जा रही है। क्या उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि बस अड्डे का मामला तो बड़ा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, पुलिस की मिली भगत है, तो क्या पुलिस की मिली भगत के जरिए और अन्य जगहों पर भी ऐसे अवैध कब्जे की खबर है हमें? जी बिल्कुल, प्रयागराज जिले में बात की जाए तो कार्रवाई तो की गई, लेकिन अभी भी जो भूमाफिया हैं, जो इस तरह के जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं, वो लगातार सक्रिय हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं उनका संरक्षण प्राप्त रहता है, जिसके चलते इस तरह जो अवैध कारोबार और जो माफिया है वो सक्रिय हो जाते हैं। जैसे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। दरअसल डीसीपी मध्य ने 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा देते हैं, जो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। फिनिक्स चौकी प्रभारी समेत 5 और पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई है। अवैध वसूली के आरोप में दोषी पाए गए थे पुलिसकर्मी, जिसे लाइन हाजिर अब किया जा चुका है। पुलिसकर्मियों पर साप्ताहिक बाजार में वसूली करने का आरोप लगा था। जानकारी इस वक्त की बड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अली मोहम्मद फोन लाइन पर हमारे से जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अली, अगर हम बात करें, क्योंकि अब आम बात हो चली है वसूली की, क्योंकि बाजारों में वसूली पुलिसकर्मी करते थे और लगातार बैक टू बैक हम खबर बता रहे हैं जिसमें खाकी दागदार हो रही है, लेकिन ये खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। कितनी कार्रवाई कर दी जाएगी पुलिस पर, क्योंकि लाइन हाजिर कर चुके हैं डीसीपी साहब? बिल्कुल हर्ष, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस का लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तमाम शिकायतें आती रहती हैं पुलिस के खिलाफ, जहां पर पुलिस की अवैध वसूली हो या फिर पुलिस की तरफ से अवैध मुठभेड़ की घटनाएं हो, इस समान तरीके के। लेकिन एक बार लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगा है। दुकानदारों ने चौकी इंचार्ज से तमाम पुलिसकर्मियों पे आरोप लगाया था कि जो साप्ताहिक बाजार लगती थी वहां पर ये लोग पहुंचते थे, उन्हें डराते थे, धमकाते थे, जिसके बाद मोटी रकम लेकर वहां से फरार हो जाते थे। हालांकि जब पूरे मामले का संज्ञान लखनऊ के डीसीपी माध्यम सोमेन वर्मा ने लिया, उसके बाद इसमें एक टीम गठित की गई और जांच की गई। जांच में कई पुलिसकर्मी थे जो दोषी पाए गए हैं, जिसमें से एक चौकी प्रभारी है जिनका नाम सौरभ तिवारी बताया जा रहा है, एक हेड कांस्टेबल है जिनका नाम नवनीत शुक्ला बताया जा रहा है, एक हेड कांस्टेबल मोहम्मद खालिद है, जयशंकर पांडे है, रिंकू, तो तमाम ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनको लाइन हाजिर कर दिया गया। समय क्यों लग गया? क्योंकि खबर है कि आम जनता तो शिकायत करती रही थी, हर बार आम जनता शिकायत कर रही थी, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं था, तो इतना समय क्यों लगा?
बिल्कुल देखिए, अगर आम जनता की बात की जाए तो आम जनता जब शिकायत लेकर पहुंचती है पुलिस के पास, तो मामला ये पुलिस विभाग से जुड़ा था, मामला उनकी वर्दी से जुड़ा था, इसलिए हम लग रहा है कि पुलिस ने चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि कार्रवाई हो और उसके बाद ऐसी खबरें ना देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बागपत की करेंगे। जल पुरुष राजेंद्र सिंह बागपत के निरपुड़ा गांव पहुंचे हैं। दरअसल मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने पत्रकारों से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी से छुटकारा दिलाया था। सरकार कृषि कानून लागू कर फिर उसी दिशा में ले जा रही है। सरकार ने तीनों कृषि कानून किसान की बर्बादी का कारण बनेंगे। जो सरकार ने ये कृषि कानून लाए हैं वो बर्बादी का कारण होंगे। करीब 300 किसानों की धरने पर मौत हो चुकी है, ये भी कहा गया राजेंद्र सिंह की तरफ से। बिल्कुल जायज है। किसान आंदोलन मैं समझता हूं एक ऐसे सही वक्त में खड़ा हुआ है जब ये देश डरा हुआ था, जब ये देश भयभीत था और उस किसान आंदोलन में 300 से अधिक लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है। मैं समझता हूं कि किसान का जो जीवन है, जो किसानी है और गांव की जवानी है और गांव का पानी है, ये तीनों चले जाएंगे तो इस देश में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हमारी सरकारों को जल्दी से किसानों को सम्मान पूर्वक घर वापस भेजना चाहिए। आपका किसानों को समर्थन है? बराबर समर्थन है भाई। खबर मिर्जापुर से है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल पूरा होने पर मिर्जापुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में एक तरफ प्रदेश की ऊर्जा राज्य मंत्री योगी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, उसी दौरान बिजली चली गई। अचानक बिजली बाधित होने से मौके पर मौजूद अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि जनरेटर से बिजली थोड़ी ही देर में बहाल की गई। दिलचस्प बात ये रही इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का दावा भी करते नजर आ रहे थे। लेकिन नक्सल व्यवस्था लगभग माननीय योगी जी के ज़माने में समाप्त है और विकास कार्य एक समान है पूरे प्रदेश में, चाहे विद्युत हो, स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में एक समान, कोई बदलाव अंतर नहीं। एकदम उत्तर प्रदेश अपने आप में एक अलग पहचान बना करके पूरा अपने आप में विकास कार्य में उत्तर प्रदेश अलग दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश का हर जनमानस हर क्षेत्र में विकास को अच्छी तरह भली भांत जान और पहचान रहा है। वह तारीफ भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जितनी भी सरकार की योजनाएं ईमानदारी से संचालित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात दिल्ली से सटे नोएडा की कर लेते हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई है, जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने सभी जिलों को कोरोना से निपटने के लिए सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दोबारा से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की शुरुआत की गई। इसके लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रैपिड टेस्ट हो रहे हैं। वहीं बढ़ते कोरोना पर काबू पाने के लिए गौतम बुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता हैदराबाद में सीएमओ दीपक ओहरी से खास बातचीत की है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। ऐसे में अब ज़रूरी है रैंडम सैंपलिंग की जाना। तो उसी के तहत दिल्ली हो या देश के अलग अलग राज्य हों, हर जगह रैंडम चेकिंग की जा रही है कोरोना की। वैसे ही गौतम बुद्ध नगर में हम मौजूद हैं। नोएडा में 2 स्पॉट बनाए गए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है, खुद यहाँ सीएमओ मौके पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ चूँकि ये एक बस अड्डा है, बोटेनिकल गार्डन, यहाँ दूर दराज से दिल्ली और अलग अलग राज्यों से लोग बसें पकड़ने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसे में आज ये कैंप यहाँ लगाया गया है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये बाकायदा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से यहाँ जाँच की जा रही है और जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनके नाम, मोबाइल नंबर, एज वगैरह सब दर्ज करने के बाद उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। हमारे साथ सीएमओ साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, कितने स्पॉट चिन्हित किए हैं आपने और क्या टारगेट रखा है और ये कब तक चलेगा? ये आज हमने 2 जगह चिन्हित करे हैं, एक बोटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन और दूसरा हमने अशोक नगर बॉर्डर पे। ये कब तक चलने वाली है ये, और इसके अलावा और आने वाले दिनों में जैसे कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं तो स्पॉट और भी बढ़ाए जाएंगे? हाँ, अगर मान लो जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर अगर दिक्कत आती है, कोई अगर केस बढ़ते हैं और ऐसा देखने में आता है कि ज़्यादातर ट्रैवलर्स में है तो हम बॉर्डर सभी जगह कराएंगे। अगर सर यहाँ कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसके बाद क्या आपका प्रोसेस रहेगा फिर?
ये देखिए पॉजिटिव मिलता है तो वही प्रोसेस है जो सरकारी पहले से प्रोसेस चला आ रहा है कि अगर लक्षण नहीं है और एसिम्प्टोमेटिक है और घर में उसके जगह है तो होम क्वारंटीन करेंगे, हमारी आरटी टीम जाएगी, दवाई प्रोवाइड कराएगी और कंटैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, और अगर लक्षण युक्त है तो उनको सीधे अस्पताल भेजा जाएगा। सर क्या लगता है, देश में एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा है, ऐसे में यूपी के अंदर भी 700 केस आए, तो हालांकि गौतम बुद्ध नगर में अभी कम है, क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की? देखिए तैयारी पूरी है, लेकिन मैं जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना का रोकने का मुख्यतः 2 ही 3 उपाय हैं। पहला तो डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ में ना जाएं, 2 गज दूरी जैसे। दूसरा सबसे बड़ा उपाय है मास्क, घर से निकलें हमेशा मास्क में पहने, मास्क को बिल्कुल अच्छी तरह नाक और मुंह को कवर करें, ऐसा नहीं कि नाक खुली रहे जैसे कि अक्सर देखने में आता। तीसरा सबसे बड़ी बात है जो सरकार बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करा रही है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कराएं जिससे कि कोरोना के संक्रमण को रोक सकें। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है सरकार ने। मेरा आपके माध्यम से या जनता से अपील है कि वैक्सीनेशन जिसका नंबर आए 100% करवाएं। बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं ये सीएमओ दीपक गोहरी साहब, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों से अपील है वैक्सीन बड़ी संख्या में लगाएं, और देश में हालांकि वैक्सीन आ गई है लेकिन कोरोना की जो रफ्तार है वो फिर से एक बार बढ़ने लगी है, और उसी कड़ी में नोएडा के अंदर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से सैंपलिंग की जा रही है। हैदर अली, जगत 24/7 न्यूज़, नोएडा। खबर मऊ से है। दरअसल मऊ जिले में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने दबंगों से परेशान होकर ओपीडी ठप कर दी है और हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि मंगलवार की रात मरीज का उपचार कराने पहुंचे नशे में मनबड़ युवकों ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान डॉक्टर समेत स्टाफ से बदसलूकी कर गाली देते हुए मारपीट पर उतारू भी हो गए। इस दौरान नशे में धुत युवकों ने डॉक्टरों के साथ बदसलूकी कर डाली है। तभी अस्पताल के अन्य कर्मचारी वहां पहुंच गए। स्वास्थ्य कर्मचारियों की बढ़ती संख्या देख मनबड़ युवक बिना उपचार कराए अस्पताल से फरार हो गए, लेकिन जाते समय मनबड़ों ने हवाई फायरिंग कर डाली। गुस्साए डॉक्टरों की वजह से बुधवार को ओपीडी ठप रही। डॉक्टरों ने मांग की है कि अस्पताल में सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आए दिन होती हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जाती। सदर अस्पताल मऊ में डिप्पू सिंह अपने 4-5 साथियों के साथ आए थे, जिसमें एक आदमी चोटिल था जिसके हाथ में चोट थी। ड्यूटी पे उपस्थित डॉक्टर अनिल से उन्होंने इसके इलाज के लिए बात की। इलाज के दौरान इन लोगों में आपस में कुछ बातचीत हुई, मारपीट हुई। बाहर निकल करके डिम्पू सिंह आदमी ने फायर भी किया है। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जो होंडा अमेज लेकर के डिम्पू सिंह हत्यारी आए थे, उसी के आधार पे आधे घंटे के अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे स्टाफ हमने कहा किनारे हट जाओ, फिर पकड़ के खींचने लगे। हमने ये देखा तो हम किनारे हट गया। कुछ देर बाद पता चलता है कि वो लोग फायर करके यहाँ से भाग गए। फाकी है? नहीं, हमारे ऊपर नहीं, हवाई फायर करते हुए भागे। आपके ऊपर हमला भी हुआ है, मारपीट? जी, पकड़ा था हमारा, लेकिन छुड़ा के मैं भाग गया यहाँ से। कितने की संख्या में थे सब? 5-6 लोगों की संख्या थी। वो किसी को लेके आए थे इलाज कराने? जी। तो अभी आप लोगों ने गेट बंद कर दिया है, क्या मांग कर रहे हैं? जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। इमरजेंसी नहीं चलेगी। हमारे संवाददाता अनुराग जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी फोन लाइन पर आपको देंगे। अनुराग, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टरों को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है ना, अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान भी सुरक्षित नहीं है, क्या कुछ अपडेट है? नहीं यार, देखिए जो है डॉक्टरों को भगवान का रूप में दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब वही डॉक्टर अगर समय से नहीं पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं मरीज की मृत्यु होना सुनिश्चित है। तो स्थितियां वही बनी हुई थी कि देर रात जब ये लोग इमरजेंसी में दिखाने गए तो डॉक्टर साहब ड्यूटी पर नहीं थे वहाँ। उनके कर्मचारियों द्वारा जो है इनको बुलाया गया, लेकिन ये बार बार आ रहे हैं, आधा घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, लेकिन ये आए देर से आए। इसके बाद लेकिन उपाय तो कुछ और किया जा सकता था ना। फायरिंग किसी समस्या का हल तो है नहीं, और आए दिन ऐसी घटना होती भी है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। अनुराग जी, लेकिन उसमें हुआ क्या था कि
जो मरीज लेके आए थे उन लोगों ने पूर्ण नशे में पूरा दारू पी रखी थी। ये उनको डॉक्टर की बात समझ में नहीं आ रही थी और बाद में डॉक्टर अनिल जब आए तो इनका कॉलर पकड़ के उन्होंने मां बहन की गाली देते हुए मतलब भद्दी गालियां दी। जी हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बहराइच जिले की। दरअसल बहराइच में पत्नी से छेड़छाड़ से परेशान शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। शिक्षक ने सुसाइड नोट में किराए के ही मकान में रह रहे शिक्षकों पर आरोप लगाया था। बुधवार सुबह लखनऊ में शिक्षक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी उदय राज ने आरोपी शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड भी कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भी लिख डाला गया। मुझे जानकारी मिली, खंड शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि कई शिक्षक थे, एक शिक्षक जिसकी मृत्यु हुई है उन्होंने आरोप लगाया और सुसाइड नोट लिखा है कि वो लोग पत्नी के साथ जो छेड़खानी करते थे, उससे पीड़ित होकर उस शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। तो उन जो शिक्षक इन्वॉल्व हैं जिसका नाम सुसाइड नोट में है, उनके विरुद्ध विभागीय निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। शिक्षिका पत्नी की लाज बचाने के लिए पति ने जहर खाकर अपनी जान दी है और सुसाइड नोट में पर्दाफाश के इस मामले को कितना संगीन मामला मानते हैं आप? ये मैटर बहुत संगीन है और FIR पुलिस ने दर्ज कर लिया है और इसके पहले भी अगर कोई चीज संज्ञान में लानी चाहिए थी तो हो सकता था कि पहले और कार्रवाइयां होती तो ये घटना न घटती। खबर अमरोहा से है, जहां पर अमरोहा के गजरोला क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में आग लग गई है, जिसमें घर में 70,000 रुपए की नकदी समेत करीब 4 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग में 4 पशु बुरी तरह झुलस गए हैं, जिसमें एक पशु की मौत भी हो गई। दमकल मौके पर पहुंची, काफी प्रयासों के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। गृह स्वामी के मुताबिक पूरा घर जलकर राख हो गया। बात देवरिया के करेंगे। दरअसल देवरिया में होली और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बिहार के सिवान, गोपालगंज, कुशीनगर, देवरिया पुलिस ने कच्ची के धंधेबाजों के ठिकानों पर संयुक्त छापेमारी कर डाली है। इस दौरान 35 कच्ची शराब की भट्टियां तोड़ दी गई। मौके से एक ईंट भट्टा मालिक समेत 74 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 1600 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। इस दौरान 2000 क्विंटल लहन नष्ट किया गया। गिरफ्तार किए गए धंधेबाजों के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SDM साहबान, CO साहबान और प्रशासन के निचले स्तर पर जो हमारे लेखपालगण हैं वहाँ तक और पुलिस के सिपाही तक इसमें व्यापक रूप से पूरे ज़िले में कार्रवाई कराई गई है और इसमें कुल 74 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 69 मुकदमे कायम हुए हैं। 4 ऐसी फैक्ट्रियाँ बरामद हुई हैं जहाँ अपमिश्रण किया जा रहा था, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 4 वाहन सीज हुआ है। लगभग 2000 कुंतल लहन नष्ट की गई है और 1600 लीटर से ज़्यादा की शराब की रिकवरी हुई है और 74 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए एक व्यापक कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। बात फटाफट से कानपुर की करते हैं। कानपुर में DIG की स्वाट टीम ने शहर में संचालित हो रहे फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ कर डाला है। पुलिस ने ग्लोबस मॉल और चुन्नीगंज में SKS डिजिटल सॉल्यूशंस नाम के कॉल सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह जो नौकरी दिलाने के बहाने बेरोजगारों को फंसाकर उनसे वसूली करता था। पुलिस के मुताबिक गिरोह नोएडा, दिल्ली की कंपनियों से बेरोजगारों के डाटा खरीद देता था। इसके बाद कॉल सेंटर की लड़कियां बेरोजगारों को फोन करके नौकरी दिलाने का झांसा देती थी। बातचीत में प्रोसेसिंग फीस के रूप में बेरोजगारों से 11 से 12,000 रुपए जमा करा लिए जाते थे। क्योंकि ठगी की रकम कम होती थी, इसलिए पीड़ित ज्यादातर शिकायत भी नहीं किया करते थे। गिरोह है उसका खुलासा किया है। कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि इस तरह का फर्जी कॉल सेंटर चला के और लोगों को फंसा के उसमें उनसे पैसा हड़पा जा रहा है। और इसमें अभी तक जो जानकारी सामने आई है, एक व्यक्ति हरिओम पांडे को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 जगह पे कानपुर में फर्जी कॉल सेंटर चलाता था, एक ACS कम्युनिकेशन के नाम से और एक SKS डिजिटल कम्युनिकेशन के नाम पे। ये कंपनियों से बल्क में डाटा खरीद लेता था और उसके बाद अपने कॉल सेंटर पे जो कर्मचारी थे उनको लगा के वो लोग इनसे संपर्क करते थे और इनसे छोटी छोटी 10-12 हज़ार की अमाउंट डिपॉजिट करवाते थे अपने अकाउंट में
और उसके बाद उनका पैसा हड़प कर जाते थे। उनको नौकरी का झांसा देने के नाम पे ये लोग पैसा हड़पते थे। खबर बरेली से है, जहां पर यूपी की योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बरेली जोन के एडीजी अविनाश चंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बरेली जोन में हुई पुलिस की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। इस दौरान पुलिस की उपलब्धियों को गिनाते हुए एडीजी साहब ने बताया कि लव जिहाद कानून के तहत प्रदेश में पहला मुकदमा बरेली के देवरनिया थाने में दर्ज हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने बरेली जोन के सभी 9 जिलों में 101 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। पिछले 4 वर्षों का जब बरेली जोन के कार्यों की हमने समीक्षा किया तो हमें पर्याप्त संतोष करने का, खुश होने का और गर्व होने का मौका है। ये पिछले 4 वर्षों में अपराध में काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित रहा, कमी आई है। जो अपराध हुए हैं उनका अतिशीघ्र अनावरण किया गया। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सामान बरामद हुआ है, मुलजिम पकड़े गए हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, 31 मार्च को पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। शाम 3 बजे बैठक होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 31 मार्च को पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 3 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक होगी। अहम फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में यह बैठक होने जा रही है। ताजा जानकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बड़े फैसले लेने की उम्मीद जताई जा रही है। 31 मार्च को होगी, तारीख तय कर दी गई है जब पंजाब के सीएम की तरफ से ऐलान कर दिया गया। लगभग शाम 3 बजे ये बैठक होने जा रही है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पंजाब से सबकी ताजा खबर। फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं।